नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ दयानंद ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई का आनंद भी लेते होंगे। देखो, इसी क्रम में जो आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है वह चलती रहेगी। आप साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करें, घर पे सुरक्षित भी रहे। अब यदि हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, वह नया टॉपिक है आपका लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। देखो, सबसे पहले हम यदि लवण सेतु की बात करें, लवण सेतु क्या होता है, किस प्रकार की युक्ति होती है, तो आप लोगों ने 11th क्लास में लवण सेतु के बारे में पढ़ा था और लवण सेतु के बारे में यह कहा था कि यह एक यू आकार की कांच की नली होती है। कैसी नली होती है? यू आकार की। और यू आकार की कांच की नली है। इस कांच की नली में जो प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे भरे होते हैं, जैसे आपने कहा KCl भरा होता है, तो इस प्रकार के प्रबल विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, उसी को हम कहते हैं लवण सेतु। तो आज हम बात करेंगे लवण सेतु की। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लवण सेतु। लवण सेतु। और इस लवण सेतु में जब आप विद्युत रासायनिक सेल लिया था, आपने कहा एक विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर पड़ा था, और आपने यह कहा था कि विद्युत अपघटनी जो सेल होते हैं उनमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। तो आपने विद्युत रासायनिक जो सेल बनाया था उस सेल में दो पात्र लिए, दो अलग अलग बॉक्स लिए थे। उन दोनों बॉक्सों को पूर्ण रूप से परिपथ को करने के लिए उसमें एक यू आकार की कांच की नली डाली थी, और वह यू आकार की जो कांच की नली होती है उसी को हम किसकी संख्या देते हैं? लवण सेतु की संख्या देते हैं। तो आप इस लवण सेतु में लिखो, देखो सबसे पहले हेडिंग डालो लवण सेतु। और लवण सेतु में लिखना है यह एक यू आकार की कांच, यह एक यू आकार की कांच की नलिका होती है। किस नलिका होती है? यू आकार की। जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यू है उस आकार की कांच की नलिका होती है। इसमें आगे लिखना, इसमें परबल विद्युत अपघट्य। कौन से अपघट्य? प्रबल विद्युत अपघट्य भरना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य नहीं भरना है। तो इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य KCl या Na2SO4। एक तो आपके पास में KCl है, एक क्या है? Na2SO4 का पेस्ट भरा होता है, का पेस्ट भरा होता है। तो जो आपके पास में यू आकार की कांच की नली है, उस यू आकार की कांच की नली के अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में एक तो KCl भरा होता है, एक कौन भरा होता है? Na2SO4 भरा होता है। अब जो लवण सेतु है, इस लवण सेतु की हम बात करते हैं, हम इसमें ऐसा कहेंगे कि इसके मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से हैं। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह लवण सेतु के कार्य के रूप में पूछा जाएगा। तो कल आपने एक चर्चा की थी विद्युत रासायनिक सेल में कि लवण सेतु का मुख्य रूप से कार्य होता है परिपथ को पूर्ण करने में। किसमें कार्य होता है? परिपथ को पूर्ण करने। जब तक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक वह परिपथ पूर्ण नहीं होता है। तो इन कार्यों में फर्स्ट कार्य आप लिखना, वह लिखना परिपथ को पूर्ण बनाने में। परिपथ को पूर्ण बनाने में एक कार्य दिया जाएगा कि जो परिपथ है उस परिपथ को क्या बनाया जाता है? पूर्ण बनाया जाता है। और नंबर 2 लिखना है सेल में विद्युत उदासीनता बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए, ऐसे लिख लो इसको, बनाए रखने के लिए कि जब सेल में लवण सेतु लगाया जाता है तो वह सेल विद्युत क्या हो जाता है, विद्युत का उदासीन हो जाता है।
तो ये था आपके पास में लवण सेतु। अब इस लवण सेतु के बाद में हम पढ़ेंगे SHE। इस SHE को NHE के नाम से भी जानते हैं, और SHE बोले चाहे NHE बोले, इसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है, स्टार डाल के नई हेडिंग डालनी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको कहेंगे हम SHE, या क्या कहते हैं इसको NHE। तो ये है आपके पास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि कुछ आपके पास में मानक परिस्थितियां होती हैं। मानक परिस्थितियों की हम बात करें तो क्या कहा था आपने कि हमने ये कहा था कि 298 केल्विन ताप है, 1 एटीएम दाब है। जो 298 केल्विन ताप या 1 एटीएम दाब पर पीटी जो धातु है, प्लेटिनम पर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से कारण जो उनसे निर्मित होने वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी मानक परिस्थितियां हैं। यदि उन मानक परिस्थितियों पर जो एक पीटी का तार है, यदि उस पीटी के तार के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से उससे निर्मित होने वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थात SHE कहते हैं। अब देखो मानक परिस्थितियां, किसी के दिमाग में एक मानक परिस्थिति क्या होती है? मानक परिस्थितियां मतलब आपको एक निश्चित पैमाना दे रखा है। जैसे आपने कहा भाई ताप लेना 298 केल्विन देना है, दाब कितना लेना है? 1 एटीएम देना है। तो वे उसके लिए क्या होगी? निश्चित परिस्थितियां होगी। उन परिस्थितियों के तहत आपको क्या करवानी है? उनमें क्रिया करवानी है। तो इसमें आपको लिखना सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में लिखो कि मानक परिस्थितियों, मानक परिस्थितियों में पीटी जो प्लेटिनम धातु है, इस प्लेटिनम धातु का क्या लेना? तार। पीटी पर, मानक परिस्थितियों में पीटी पर H2 गैस प्रवाहित करवाने पर उत्पन्न होने वाले, मानक परिस्थितियों में पीटी पर H2 गैस प्रवाहित करवाने पर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है, कि निश्चित परिस्थिति है, पीटी पर आप कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हो? H2 गैस प्रवाहित कर रहे हो, उससे उत्पन्न क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोड उत्पन्न होते हैं उससे हम क्या कहेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, जो भी आपके पास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हैं, इनमें इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव 0 होता है। कि जो इनमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होगा उसका मान सदैव क्या होगा? 0 होगा। तो नोट डाल के आप इसमें लिखो, देखें एक लाइन लिख लो नोट डाल के, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव 0 होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, उस इलेक्ट्रोड विभव का सदैव मान कैसा होता है? 0 होता है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं इसके परिपथ का चित्र। परिपथ चित्र के किस प्रकार से ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेना है पात्र।
इस टाइप का, ये एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र में एक डालनी है आपको प्रखनली, कह सकते हो आप उसको, कि ये आपने एक यहां पे प्रखनली लगा दी। इसमें लगाना है आपको पीटी का तार, यानी प्लेटिनम का तार। और इस पीटी के तार को आपको क्या करना है कि पीटी के बॉक्स से यहां पे एक ब्लैक पट्टी है, उसे हम कहते हैं पीटी का बॉक्स। इसको तो लिख दो आप, पीटी का बॉक्स। ये क्या है, पीटी का तार। ये क्या है, यहां पे पात्र। और इसके अंदर आपको एक गैस भरनी है। उस गैस का नाम कौन सी गैस होगा, H2 गैस। कौन सी गैस होगी, H2 गैस। अब H2 गैस भरने के बाद में जो ये कंप्लीट पात्र है, इसके अंदर आपको एक विलयन भरना है। उस विलयन का नाम क्या है, वह है 1 मोल का HCl। 1 मोल का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसका नाम क्या लिखोगे आप, प्रखनली। क्या लिखोगे, प्रखनली। तो ये तो होता है इसका परिपथ चित्र। इस प्रकार से ये परिपथ चित्र बनाया गया है। अब परिपथ चित्र के बाद में यदि हम इसकी सबसे पहले बनावट लिखेंगे कि भाई किस प्रकार से ये निर्मित हुआ है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये परिपथ चित्र के बारे में पता होना चाहिए। भाई परिपथ चित्र में आपने क्या लिया, एक पात्र लिया था, उसके अंदर आपने एक प्रखनली डाली है। प्रखनली के अंदर आपने क्या लगाया है, पीटी का तार लगाया, जिसको पीटी के बॉक्स से क्या गया है, स्थित किया है। इसके बाद में प्रखनली के अंदर आपने H2 गैस प्रवाहित की है। और बाकी जो पात्र है उसमें आपने HCl का विलयन भरा है। तो ये तो क्या था, इसका परिपथ चित्र था। अब परिपथ चित्र के बाद में जो इसकी बनावट है वे किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से ये बना है, तो बनावट लिखा आप इसमें ऐसा लिखोगे। सबसे पहले ध्यान देना कि सबसे पहले इसमें ऐसा लिखना है SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE में एक पात्र, SHE में आपने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। एक पात्र में कांच की प्रखनली। अब इसमें सबसे पहले क्या लेना है, एक कांच की प्रखनली में पीटी का तार यानी प्लेटिनम का तार। आपने ये कांच की प्रखनली थी, इस कांच की प्रखनली में क्या लगाया है, पीटी का तार लगा होता है, लगा होता है। तो इसमें प्रखनली के अंदर ये पीटी का तार लगा है। अब पीटी के तार के बाद में हम क्या लिखेंगे कि ये पीटी का तार था। इस पीटी के तार के अंतिम सिरे पर क्या है, पीटी का बॉक्स है। कि इसके लिख लो, इस पीटी के तार के अंतिम सिरे पर पीटी प्लेटिनम का बॉक्स स्थित होता है। यहां अंतिम सिरे में आपने प्लेटिनम का क्या लगा दिया, बॉक्स लगा दिया, लगा दिया। और संपूर्ण पात्र में, और संपूर्ण पात्र में 1 मोल HCl का वैद्युत अपघट्य विलयन भरते हैं। कि ये बाकी जो बचा हुआ पात्र है, इस पात्र के अंदर आपने क्या भर दिया, 1 मोल HCl का संपूर्ण पात्र में क्या भर दिया, विलयन भर दिया। अब विलयन भरा जाने के बाद हम ये कहते हैं, इसके बाद में यहां पे लिखना कि जब, अब ये क्या था आपके पास में प्रखनली थी। अब इस प्रखनली में क्या कहता है कि जब 298 केल्विन ताप और 1 ATM दाब पर पीटी धातु का जो तार है उसके ऊपर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, H2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो H2 गैस प्रवाहित करने के बाद जो इससे इलेक्ट्रोड होंगे उसको हम क्या कह रहे थे,
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि जब 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब में H2 गैस प्रवाहित की जाती है तो H2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो H2 गैस प्रवाहित करने के Pt के तार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो लिखो जब 298 केल्विन ताप, अब केल्विन नहीं आता तो यहां पे क्या आ जाता 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर, अब 298 केल्विन ताप ले लिया, 1 एटीएम दाब पर Pt के तार पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो Pt के तार से हाइड्रोजन आयन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आप ये लिखोगे कि Pt के तार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो Pt का तार है वह Pt का तार लिखना, क्या तार नहीं, Pt का तार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान कार्य करेगा। जो Pt का तार है किसके समान कार्य करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान, जो SH था उसके समान ये कार्य करेगा। तो ये किस में आता है, इसके बनावट में। तो एक बार वापस देख लो कि SH में एक पात्र में कांच की प्रनली में Pt का तार लगा होता है, ये SH है, इसमें ये कांच की प्रनली है, इस कांच की प्रनली में क्या लगा हुआ है, एक प्लेटिनम का तार लगा है। इसके बाद में आपने लिखा इस Pt के तार के अंतिम सिरे पर Pt का बॉक्स स्थित है, ये Pt का तार था, इसके अंतिम सिरे पर यहाँ पे क्या है, Pt का बॉक्स स्थित है, और संपूर्ण पात्र में 1 मोल HCl का विद्युत अपघटन, बाकी जो पात्र है इसमें क्या भर दिया आपने, 1 मोल HCl का विलयन भर दिया कंप्लीट पात्र में। फिर लिखते हैं हम कि जब 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पर Pt के तार पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो Pt का तार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान कार्य करता है। कि जो आपके पास में ये Pt का तार था, इस Pt के तार के ऊपर आपने कौन सी गैस प्रवाहित की, H2 गैस प्रवाहित की, किस स्थितियों में, 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पे, इसमें प्रवाहित की, तो ये Pt का तार है वे किसकी तरह कार्य करने लग गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लग गया। तो ये होती है इसकी कंप्लीट बनावट। अब बनावट के बाद में हम कहते हैं कि जो SHE है, इस HHE में 2 प्रक्रियाएं होती है, एक तो कैथोड के रूप में अभिक्रिया, एक होती है एनोड के रूप में। अर्थात जो SHE है, इस SHE में एक तो होगा ऑक्सीकरण, एक क्या होगा, अपचयन। तो उन दोनों की हम रिएक्शनों की बात करते हैं। तो एक बार यहां तक आप इसको देख लीजिए कंप्लीट, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो जरूर पूछना आप। अब इसके बाद में दोनों रिएक्शनों में यही बता देता हूं आपको, साथ साथ दोनों प्रकार के जो रिएक्शन है उनके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं SHE में एनोड का ऑक्सीकरण, SHE में एनोड का ऑक्सीकरण। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कल 2 सेल लिखवाए थे मैंने, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, उनमें आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया था कि जो एनोड है उस पे ऑक्सीकरण है और कैथोड पे क्या है, अपचयन है। जबकि रासायनिक सेल में विपरीत स्थितियां पाई जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे जहां पे एनोड रहेगा वहां पे ऑक्सीकरण और कैथोड रहेगा वहां पे अपचयन। तो यहां पे हमें लिखा SHE में एनोड का ऑक्सीकरण। तो एनोड क्या लिया आपने, कहा कि भाई Pt तो एक तार है, इसको आप छोड़ो, हम बात करेंगे किसकी, H2 गैस की। तो इसका यदि ऑक्सीकरण होगा तो क्या लिखेंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा क्या लिख देते हैं हम, SHE में कैथोड का अपचयन। अब कैथोड के अपचयन की स्थिति है, वे भी किसके बारे में बता रही है, हाइड्रोजन गैस का। तो इसको भी आपको ये लिखना है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस अभिक्रिया करके H2, और यहां पे क्या है, Pt का तार है। तो ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये दोनों रिएक्शन है आपको पता होनी चाहिए।
ये ऑक्सीकरण और अपचयन की स्थिति को दर्शाती है। किसके रूप में? पीटी के तार के रूप में। हाइड्रोजन भी किसकी तरह कार्य करता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको SHE नाम दे रखा है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से पता हो जानी चाहिए किस प्रकार से इन दोनों को हम बात करते हैं और किस प्रकार से ये पाई जाती है। एक चीज मैं बता देता हूं, केवल आपको समझाने के लिए नोट नहीं करना है, न आपके कोई बोर्ड पैटर्न में ये चीज दे रखी है, केवल बता देता हूं जो आपके पास में SHE होते हैं इनका आप मान किस प्रकार से निर्धारित करते हो कि E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। जब आपको किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल का मान पूछा जाता है तो आप ये लिखते हो कि इसका मान 1.10 वोल्ट होता है। यह आपको कैसे प्राप्त हुआ इसकी हम बात करेंगे। ये चीज आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, तो एक मैं छोटी सी परिभाषा लिखवा के आपको केवल विद्युत रासायनिक श्रेणी केवल परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, बाकी उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको निश्चित मान दे रखे हैं, उन्हीं के द्वारा आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन आए तो करना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में एक मिनट बता देता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने क्या क्या पढ़ा था। और सभी लोग पढ़ाई भी किया करो, सबको आपको साउंड की आवाज़ आ रही होगी ना। ऐसा नहीं है कि कभी रामदेव जी के जाओ और कभी तेजा जी के जाओ, वे उनकी जगह और आपको आपके साथ साथ पढ़ाई सुचारू रूप से रखनी है ना, ये भी ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब देखो, एक मैं बात करता था, बता रहा था आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके बारे में आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। कि विद्युत रासायनिक श्रेणी वे होती है जो तत्वों का जो अपचयन विभव होता है ना, उस अपचयन विभव को एक निश्चित क्रम में रखने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कि सबसे ज्यादा जिसका बार है वह सबसे ऊपर और धीरे धीरे नीचे कम की तरफ, तो उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में आप ऐसा लिख लेना कि सबसे पहले लिखो इसमें कि ऐसी रासायनिक श्रेणी जिसमें धातुओं, किसकी बात कर रहे हैं हम? जितने भी मेटल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। धातुओं या तत्वों को उनके अपचयन विभव, कौन सा विभव की बात कर रहे हैं हम? अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कि जो भी विद्युत रासायनिक उसमें जो धातु या तत्व है उनके अपचयन विभव का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा से हमें दो चीजें समझनी है, केवल उतारना कुछ नहीं, उनमें से केवल आपको ध्यान देना है कि हमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यदि हम इलेक्ट्रोड विभव के मापन की बात करें, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड विभव को मापते हैं? आपके पास में दो चीज थी, एक था कैथोड और एक क्या था? एनोड। दोनों की प्रस्तुतियों की हम बात करते हैं किस प्रकार से कैथोड होता है, एनोड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब SHE जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैथोड बनाता है, जब ये SHE क्या बनाता है? कैथोड बनाता है। तो कैथोड बनाने में क्या होगा कि जो आपके पास में सेल बनेगा उस सेल की बात हमें ये करनी है। जैसे आपने कहा कि ये एक आपके पास में बॉक्स है, इसमें ये दो रोड लगी हुई है। अब यहाँ पे आपने इसको एक बैटरी या सेल की सहायता से जोड़ दिया। बैटरी और सेल में एक अंतर देख लेना, यदि ये केवल आपने प्रतीक चिन्ह दर्शाई दिया तो क्या है? सेल। और अनेक प्रकार के यदि 2 या 3 टाइप के सेल ऐसे जोड़ दिया आपने इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी बैटरी। ठीक है, ये केवल थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे आपने सेल जोड़ दिया। अब सेल जोड़ने के बाद में यहाँ पे आपने क्या भर दिया? इसमें विद्युत अपघट्य भर दिया। अब आपको कहा कि भाई ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज वाला, ये कौन सा है? नेगेटिव चार्ज वाला है। अब इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। तो प्लस वाला एनोड रहेगा और ये कौन सा रहेगा? कैथोड।
कैथोड और ये क्या रहेगा एनोड। अब जो कैथोड और एनोड की हम बात करें तो आपको ने क्या कहता, SH क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। तो SH कैथोड बनाएगा तो ये लिख दिया आपने कैथोड SHE और यहां पे क्या ले लिया आपने Zn+2 धातु ले ली। ठीक है, अब इसमें जो धारा का प्रवाह है उसके बारे में देखना है कि इसमें जो धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह तो कैथोड से किस तरफ होगा, एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये तो किसका प्रवाह होगा, इसमें धारा का प्रवाह, और ये किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब इन दोनों चीजों से हम देखते हैं सबसे पहले कि जब SH कैथोड बनाता है तो कैथोड के लिए क्या होगा, एनोड का ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड के ऑक्सीकरण के लिए क्या लिखेंगे, Zn आपके पास में जो धातु है उसके बारे में लिख के क्या लिखेंगे, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन हो जाएगी। अब इस ऑक्सीकरण की रिएक्शन के बाद में क्या लिखेंगे, SH का क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा, और SH का अपचयन कौन सी गैस की उपस्थिति में होगा, अभी आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस, वहां पे कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या लिखोगे, SH के अपचयन में कि 2H+2 इलेक्ट्रॉन माइनस अभिक्रिया करके H2, ये इसका अपचयन हो जाएगा। अब अपचयन होगा तो किसके रूप में होगा, आप यहां पे लिख रहे थे पीटी धातु के रूप में होगा, ये चीजें बता रहे थे। अब इसमें क्या करना है कि विभवमापी जो सेल होता है उस विभवमापी सेल के अंदर एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको कुछ निश्चित मान दे रखे होते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा कि एक लिथियम होता है, एक लिथियम आयन होता है, पढ़ा ना। तो शुरुआत आपने यहां से की थी और इसका कहा था कि इसका मान होता है -3.05, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का मान है। इसके अलावा आपने और भी धातु पढ़ी है, लेकिन एक धातु ये जरूर पढ़ी थी बीच में, मध्य पॉइंट पढ़ा था कि 2H+ या H2, इसका मान 0.00 वोल्ट होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये चीज है। इसके अलावा आपने अंतिम में पढ़ी थी जैसे Zn+2 Zn, इसका मान 0.76 होता है। ये एक श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें कुछ पर्टिकुलर आपको मान दे रखे होते हैं सीधे सीधे। अब यदि हम इसमें यह कहें कि इसके अंदर जो विभवमापी का मान है वह Zn के लिए कितना है, 0.76 वोल्ट है, इसका मान होता है 0.76 वोल्ट। अब आप इसमें मान रख दो कि आपके पास में एक सूत्र है, ई सेल विभव बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मान है ना। अब ई सेल विभव का मान कितना है, 0.76, ये मान इसका है वोल्ट के रूप में। अब यहां पे ई कैथोड रे क्या है, ई एनोड, ई कैथोड के रूप में आप लिखोगे कि ई 2H+ या H2 माइनस एनोड के रूप में क्या है आपके पास में, ई Zn+2 या Zn, ये लिखोगे। अब लिखने के बाद में अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, कैथोड का मान ज्ञात करना है। तो कैथोड का मान ज्ञात करने के लिए एनोड को हम सामने लेंगे तो क्या लिखेंगे, ई Zn+2 Zn, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास में 0.76 है, इस तरफ आएगा, इसका मान कितना था 0, और ये बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या था माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पे क्या जाएगा -0.76, क्या जाएगा -0.76, ये मान आ गया। अब ये मान तो किसके रूप में आ गया आपके पास में, कैथोड के रूप में। अब इसी प्रकार से हम किसके रूप में मान ज्ञात करें, एनोड के रूप में। तो अब एनोड के रूप में आप मान ज्ञात करते हो तो एनोड के रूप में यहां पे आपने जब पहले सेल पढ़ा था तो उसमें दो धातुएं ली थी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, एक जिंक लिया था और एक कॉपर लिया था ना। कॉपर का मान विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है 0.34, कितना होता है 0.34। अब 0.34 है तो यही आपके पास में सूत्र है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल बराबर, तो ई सेल का मान तो आपने मान लिया 0.34। अब 0.34 के बाद में यहां पे ई कैथोड माइनस ई एनोड है। अब कैथोड के रूप में जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो मान है वह लिखेंगे हम किसके रूप में, कॉपर के रूप में। तो ई Cu+2Cu माइनस एनोड के रूप में ई 2H+H2, इसका मान यदि आप ज्ञात करोगे तो क्या जाएगा 0.34 आ जाएगा। कम ठीक है भाई, इधर आएगा सेम मान ये आएगा। अब आपके पास में एक तो माइनस के मान में ये है, एक प्लस के मान में ये है। अब आपको पूछ लिया जाए संपूर्ण सेल का मान क्या होगा, तो ई
अब सेल विभव बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ये लिखोगे। अब E कैथोड माइनस E एनोड है, इसको लिखा आपने 0.34 माइनस 0.76, ये लिखोगे। माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या मान हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेल विभव का मान याद, आपको इसमें से कुछ याद नहीं रखना, केवल ये ध्यान रखना है कि ये 1.10 कैसे आया। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से दिया गया सेल विभव का मान है, उससे हमें ज्ञात करना है। साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए भाई कौन सा एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, कौन सा कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम एक बात करते हैं नए सेल की, और उस सेल का नाम है मानक वेस्टर्न सेल, या उसको हम बोल सकते हैं कैडमियम सेल। कौन सा सेल बोल सकते हैं? कैडमियम सेल। अब मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल की हम बात कर लेते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल क्या होता है। मानक वेस्टर्न सेल, वेस्टर्न सेल इसका नाम है मानक वेस्टर्न सेल। अब इस मानक वेस्टर्न सेल का जो दूसरा नाम होता है कैडमियम सेल। अब देखो इस सेल में क्या होता है कि इस सेल का जो आकार होता है ना, वह अंग्रेजी वर्णमाला के H अक्षर के समान होता है। किसके समान होता है? H अक्षर के समान। अब H अक्षर के समान होता है तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बताएंगे मानक वेस्टर्न सेल क्या है, फिर इसकी बनावट की बात करते हैं किस प्रकार से इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? कैडमियम। इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं, जिसके विद्युत वाहक बल का मान, जिसके विद्युत वाहक बल का मान 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर 1.083 वोल्ट होता है। यह आपको याद रखने योग्य इकाई है, या आपको कंपटीशन एग्जाम से मानक वेस्टर्न सेल के नाम से किसको जाना जाता है? निकिल सेल, कैडमियम सेल, जिंक ऑक्साइड सेल, ऐसा नाम है तो उसमें क्या याद रखना है? कैडमियम सेल। इसके विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.083 वोल्ट होता है। अब इस सेल के मुख्य गुण कौन कौन से? सबसे पहले उसके गुण देख लेते हैं कि इस सेल के मुख्य गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इस सेल का जो मुख्य गुण पाया जाता है, ये एक स्थिर सेल है और इस सेल को हम पुनः उत्पादित विद्युत वाहक बल देता है। ये स्थिर सेल है, इसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें पुनः उत्पादन विद्युत वाहक बल देने की क्षमता पाई जाती है। तो सबसे पहला गुण लिखो इसमें, यह एक स्थिर सेल है। कैसा सेल है? स्थिर सेल है, जो पुनः उत्पादित विद्युत वाहक बल देता है। जो पुनः उत्पादित विद्युत वाहक बल देता है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनाता है, उत्पाद से अभिकारक बनाता है। तो इसको हम दूसरे गुण में यह कह सकते हैं कि यह एक उत्क्रमणीय सेल है। कैसा सेल है? उत्क्रमणीय सेल। तो यह एक उत्क्रमणीय सेल है। यह एक उत्क्रमणीय सेल है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं
इसके ताप गुणांक का मान बहुत कम यानी 0.00005 वोल्ट होता है। ये इसके मान होता है, विद्युत ताप गुणांक का मान बहुत ही कम होता है, 0.005 वोल्ट होता है। अब इसकी बात करते हैं हम परिपथ चित्र की, कि परिपथ चित्र कैसे बनता है इसका। परिपथ चित्र देखो, परिपथ चित्र में क्या है, सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का H बनाना है। क्या बनाना है? H। ये H बन गया होगा। ऐसे डिजाइन दे दोगे थोड़ी सी तो ऐसा लगेगा रियल में H चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का H है। इस अंग्रेजी वर्णमाला के H में आपको भिन्न भिन्न पात्र में भिन्न भिन्न भरना है। यहां पे जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो जिसे हम कौन सा भाग कहते हैं? बायां भाग। इस बाएं भाग में सबसे पहले भरना है आपको CD और Hg, कैडमियम और Hg भरना है। इसके जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में भरना है आपको CdSO4 8/3H2O। ठीक है, इसी प्रकार इससे जो सबसे ऊपरी वाला भाग रहेगा उसके अंदर भर देना आप इसको। आप यहां से थोड़ा सा नीचे यहां तक ले लो, कोई ना। इसके बाद में इस भाग में कंप्लीट भाग में आपको भरना है संतृप्त CdSO4। इधर वाला भाग है। अब हम दाएं भाग की बात करते हैं, तो दाएं वाले भाग में सबसे नीचे आपको भरनी है मरकरी, यानी Hg भरना है। क्या भरना है? Hg। इसके ऊपर आपको भरना है यहां पे HgSO4। क्या भरना है? HgSO4। और इसके जो ऊपर वाला भाग है, यहां तक का भाग, इस भाग में भर देना आप CdSO4 8/3H2O। ये भर देना। और बाकी ये भाग में क्या आ जाएगा? सारे भाग में वही, क्योंकि समय सामूहिक है। यहां पे आप एरर कर देना, यहां पे चिन्ह इसके बराबर ही कर देना यहीं पे। इस सारे भाग में क्या संतृप्त CdSO4 है। और यहां दोनों तरफ PT के तार लगा देना, PT तार यानी प्लेटिनम के तार। यह है आपका कंप्लीट सेल। अब ये परिपथ चित्र बनने के बाद में हम इसकी बनावट और क्रियाविधि की बात करेंगे। भाई बनावट और क्रियाविधि कैसे है। अब देखो, सबसे पहले इसमें ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी, कि इसमें ऐसा कहते हैं, यह एक अंग्रेजी वर्णमाला के H अक्षर के समान कांच की नलिका होती है। किसकी नलिका होती है? कांच की नलिका। अंग्रेजी वर्णमाला का कैसे शब्द है? H शब्द। अब H अक्षर के समान कांच की नलिका होती है, जिसके दोनों सिरों पर नीचे तार जुड़ा रहता है। किसका तार जुड़ा हुआ है? प्लेटिनम का तार जुड़ा हुआ है। तथा ये इसका बायां और ये इसका कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। तथा इसके दाएं सिरे पर सबसे नीचे CdHg का पेस्ट भरा होता है। किसका पेस्ट भरा होता है? CD और Hg का पेस्ट भरा होता है। कैडमियम और मरकरी का पेस्ट भरा होता है। अब कैडमियम मरकरी से ऊपर CdSO4 8/3H2SO का विलयन भरा होता है। इससे ऊपर संपूर्ण पात्र में संतृप्त CdSO4 भरा होता है, कैडमियम सल्फेट भरा होता है। जबकि बाएं सिरे में सबसे नीचे की तरफ
मरकरी भरी होती है, उससे ऊपर मरकरिक सल्फेट भरा होता है, उससे ऊपर CdSO4 8/3H2O का विलयन भरा होता है। तो ये तो इसकी क्या है, बनावट है। अब जब ये सेल कार्य करना प्रारंभ होता है तो कार्य करता है तो इस सेल में CD का ऑक्सीकरण होता है तथा HgSO4, ये तो HgSO4 है, इसका तो अपचयन होगा और ये इस तरफ जो CD है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ये तो इसकी बनावट थी। इस बनावट को हम किस प्रकार से लिखते हैं उसकी बात करते हैं। बनावट हमें कैसे लिखनी है, देखिए। अरे आपको साथ साथ लिखना है और ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते वक्त आपको साथ साथ नींद भी आ जाए, उतना भी आपको बिल्कुल ऐसे आलसी जीवन नहीं जीना है। बनावट और वह क्रियाविधि लिख लो आप, बनावट व क्रियाविधि। चलो कोई ना, साथ साथ लिख लो, बनावट व क्रियाविधि। इसमें लिखो यह एक H आकार की कांच की नलिका होती है। यह एक H आकार की कांच की नलिका होती है जिसमें दोनों सिरों पर प्लेटिनम का तार लगा होता है। जिसमें दोनों सिरों पर प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये दोनों सिरे हैं और दोनों सिरों पर किसका तार लगा हुआ है, प्लेटिनम का तार लगा होता है। तथा दाईं तरफ की नलिका, ये दाईं तरफ की नलिका है और ये कौन सी है, बाईं तरफ की। तथा दाईं तरफ की नलिका में सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला भाग है और इस सबसे नीचे वाले भाग में क्या भरा हुआ है, CdSO4। क्या भरा है, सॉरी CdHg। सबसे नीचे CdHg व उसके ऊपर आपने क्या भरा भाई, CdSO4 8/3H2SO4। उसके ऊपर CdSO4 8/3H2O तथा शेष भाग में संतृप्त CdSO4। ये कौन सा SO4 आ गया, संतृप्त CdSO4 का पेस्ट भरा होता है। संतृप्त CdSO4 का पेस्ट भरा होता है। ये बाकी जो बचा हुआ भाग था, इस बचे हुए भाग में क्या भर दिया आपने, संतृप्त CdSO4 का पेस्ट भर दिया। अब पेस्ट भरने के बाद में भरा होता है बाईं तरफ की नलिका में। बाईं तरफ की नलिका है, उसमें सबसे नीचे की तरफ क्या भरा है, Hg। बाईं तरफ की नलिका में सबसे नीचे Hg तथा उसके ऊपर HgSO4 तथा उससे ऊपर CdSO4 8/3H2O। CdSO4 8/H2O व शेष भाग में, ये शेष भाग है बचा हुआ, इस शेष भाग में क्या भर दिया, शेष भाग में संतृप्त CdSO4 का
पेस्ट भरा होता है, शेष भाग में CdSO4 का पेस्ट भरा होता है। अब ये तो था इसमें भाई भरा रहने की बात। अब इसमें जो लास्ट बिंदु है उसके बारे में हम बात करते हैं भाई, शेल्फ किस प्रकार से कार्य करता है। तो एक बार देखो फटोफट कि ये एक H आकार की कांच नली है जिसमें दोनों सिरों पर पीटी का तार है यहाँ पे लगा हुआ। अब इसके बाद में कहते हैं दाएं तरफ की नलिका में सबसे नीचे क्या भरा हुआ है, CdSO4, इससे ऊपर CdSO4 उस H8/3H2O भरा हुआ है। इसके बाद में जो बचा हुआ है इसका जो भाग है उसमें संतृप्त CdSO4 है। इसके अलावा जो इसका बायां भाग है उसमें सबसे नीचे Hg, उसके ऊपर HgSO4, उसके ऊपर CdSO4 8/3H2O का विलयन और बचे हुए भाग में संतृप्त CdSO4 भरा हुआ है। अब देखो इसके बाद में हमें इसमें एक पंक्ति लिखनी है, वे लिखो कि जब सेल कार्य करता है तो जब सेल कार्य करता है तो CD का ऑक्सीकरण जब सेल कार्य करता है तो CD का ऑक्सीकरण तथा HgSO4 का अपचयन होता है। जब सेल कार्य करता है तो CD का ऑक्सीकरण व HgSO4 का क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये इसकी बनावट और क्रियाविधि थी। अब इसकी जो सेल रिएक्शन है उनको हम देख लेते हैं फटोफट। एक बार देखो, मिटा दो भाई, इसको उतार लेना आप साथ साथ, है ना। देखो ये जितने भी सेल हैं इनकी बनावट और क्रियाविधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इसका चित्र पता होना चाहिए। बाकी जो इसकी जो रिएक्शन होती है क्रियाविधि के रूप में, वह सारी रिएक्शन आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एनोड का ऑक्सीकरण। एनोड का ऑक्सीकरण, अब एनोड के ऑक्सीकरण की क्या रिएक्शन है, आपने कहा है कि CD का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात एनोड पे कौन है, CD है, और HgSO4 का क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पे कौन है, HgSO4 है। तो CD का ऑक्सीकरण कैसे होगा कि ये CD है, अभिक्रिया करेगा तो CD+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये लिख लो आप CD का ऑक्सीकरण के बारे में कि CD का ऑक्सीकरण इस प्रकार से होता है। इसके बाद में आप 2 नंबर क्या लिख रहे थे, अपचयन किसका कर रहे थे, HgSO4 का अपचयन कर रहे थे, तो कर दो HgSO4 का अपचयन। आगे लिख लेना यहीं पे कैथोड का अपचयन। कैथोड में कौन था, HgSO4 था। करो HgSO4 की जो अभिक्रिया है, इस HgSO4 में आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या लिखोगे, HgSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करके Hg+2 प्लस SO4-2। तो यहां पे क्या Hg आएगा, यहां पे क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड पर अपचयन। अब कैथोड पर अपचयन होने के बाद में आपको लिखना है यहां पे पूर्ण सेल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, पूर्ण सेल रिएक्शन। तो पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या लिखा था आपने, सबसे पहले CD, उधर क्या लिखा था HgSO4, दोनों को परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया करवाने के साथ आप क्या लिखोगे, CD+2 प्लस वहां पे क्या था भाई आपके पास में SO4-2, SO4- और प्लस Hg। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संपूर्ण सेल रिएक्शन हो जाएगी। कभी कभार आपको सीधी सी कोई सेल का नाम देके संपूर्ण सेल रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो जो रिएक्शन है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आज के वीडियो में इतने पढ़ेंगे। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नैनसर्ट समीकरण, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।